हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हीट कैपेसिटी के ऊपर। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में, और अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आज हम सीखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है और मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो आपके पास क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या टॉपिक है, हीट कैपेसिटी। तो स्टूडेंट्स, हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, कोई एक सब्सटेंस है और इस सब्सटेंस का अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करना है, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर मुझे कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अगर मुझे इस सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस या फिर हम कह सकते हैं 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करना है, तो मुझे उसके लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, उसे हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एक आयरन का कोई एक बॉडी है, आयरन का कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, ठीक है, और मान लो कि इसका जो मास है वो 2 kg है। कितना मास है? 2 kg मास है। अब मान लो कि इस 2 kg मास के लिए मैं कुछ हीट दूं, जैसे कि मान लो मैं इसको हीट दे देता हूँ 1800 जूल की। मैंने इसको 1800 जूल की हीट देनी है। मान लो कि अभी के लिए जो इसका टेम्परेचर है वो मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है, और मान लो मुझे इसका टेम्परेचर बढ़ाना है 27 डिग्री सेल्सियस तक। तो यानी कि मेरे को क्या करना है, मेरे को 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, और 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मैंने इतनी हीट जो है इस 2 kg आयरन को दी है। बात क्लियर है? अब मान लो मैंने सेम एक आयरन का और एक ऑब्जेक्ट लिया, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा मास में ज़्यादा होगा, जैसे मान लो ये आपके पास 6 kg का है, और मान लो ये जो 6 kg का है इसमें भी मेरे को सेम 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लेकर जाना है। यानी कि मुझे अगेन 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, और अब इसको मैं कितनी हीट दूंगा कि इसका जो है टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। तो वही क्वेश्चन अब सुनने ज़रा ध्यान से। तो अगर 2 kg के लिए 1800 जूल अगर हीट लग रही है, अगर 2 kg के लिए 1800 हीट लग रही है, तो 1 kg के लिए कितनी लगेगी? देखो 2 kg के लिए कितनी लगी? 1800। तो 1 kg के लिए कितनी हो जाएगी? 1800 डिवाइड बाय 2, तो आप बोलोगे काट कर आ जाएगा 900। यानी कि 1 kg आयरन के लिए अगर मुझे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसके लिए मेरे को इतनी हीट देनी पड़ेगी। तो अगर 1 kg के लिए इतनी है तो 6 kg के लिए कितनी हो जाएगी? इंटू कर दो 6, तो यानी कि 9 6 5400 जूल। तो यानी कि मुझे इसको देनी पड़ेगी 5400 जूल हीट। क्यों भाई, क्यों ज़्यादा देनी पड़ेगी? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये 1800 है, ये 5400 है, तो ये जो बॉडी है वो 6 kg की है, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा हीट लेगी, क्योंकि बड़ी बॉडी है, बड़ी बॉडी होगी तो ज़्यादा हीट लेगी, है ना, बड़ी बॉडी है तो ज़्यादा हीट लेगी, और इसका 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो यहाँ से बढ़ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो, अब हम इसको डिनोट करते हैं हीट कैपेसिटी को एस से। एस बराबर होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी के। ठीक है, तो डेल्टा क्यू का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट जो भी है, और डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, जितना आपने टेम्परेचर यहाँ से चेंज किया है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले इसके लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे मान लो मुझे इसके लिए जो 2 kg वाला आयरन है, अगर मुझे इसके लिए इसकी वैल्यू निकालनी थी तो क्या आती? कितनी हीट लगी इसको? 1800 डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर कितना किया? 2 डिग्री सेल्सियस। तो 2 से काटेंगे तो यानी कि 900 इसकी क्या आ जाएगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगी। तो 900 कितना हो जाएगा? साथ में यूनिट लगा देंगे, क्या हो जाएगी? जूल पर डिग्री सेल्सियस। तो इसको लगी, इसकी जो हीट कैपेसिटी है वो कितनी है? 900 जूल पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाइए, अगर मुझे इसी के लिए निकालनी होती तो इसके लिए देखो क्या हो जाएगा। इसके लिए कितनी हमने हीट दी है? 5400 डिवाइडेड बाय, और इसके लिए
जो इसका नीचे टेम्परेचर चेंज है वो भी 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 दा 14, 2700, मतलब इसके लिए मुझे लग रहा है 2700 जूल पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा कि मैंने जब यहाँ पे इस बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो मुझे इतनी हीट देनी पड़ी, 900 जूल पर डिग्री सेल्सियस देनी पड़ी जब मैंने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका बढ़ाना था तब, ठीक है। और जब मैंने इस बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना था तब मैंने इसको इतनी हीट देनी है, क्योंकि देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, क्या कहती है हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन की 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है ये 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की, इसकी 900 है तो इसकी 2700 आएगी। दोनों में डिफरेंस है, क्यों? क्योंकि ये बॉडी का मास ज्यादा है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिससे हम इस चीज को समझ सकते हैं कि इसके लिए हीट ज्यादा लगेगी, इसके लिए हीट कम लगेगी। ठीक, हीट नहीं, सॉरी, क्या लगेगा, हीट कैपेसिटी, है ना, हीट कैपेसिटी। चलिए, इतनी बात क्लियर होगी आपको। तो ये था हमारे पास हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी, जैसे ये आयरन है हमारे पास, ये भी आयरन है, तो दोनों ही आयरन की बॉडीज का मास अलग अलग था, तो हीट कैपेसिटी की वैल्यू भी क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर। तो अब देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब अब यहां पे क्या आ गया, यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस। यूनिट मास मतलब 1 kg, यानी कि 1 यूनिट का मतलब क्या होता है 1, तो 1 kg या 1 ग्राम, इस तरीके से, ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। पीछे हमने क्या बात की कि S की वैल्यू यानी कि हीट कैपेसिटी की वैल्यू इसके लिए आ रही थी 900 और इसके लिए S की वैल्यू कितनी आ रही थी 2700, ठीक है, जूल पर डिग्री सेल्सियस। अब हम इसका फॉर्मूला क्या बोलेंगे, पहले तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम स्मॉल c से डिनोट करते हैं और ये बराबर होता है डेल्टा Q बाय m डेल्टा T। या तो आप इसको ये कह सकते हो और या तो आप कह सकते हो कि जो c होता है वो s अपॉन m के बराबर होता है, क्योंकि देखो जो यहाँ पे डेल्टा Q बाय डेल्टा T है वो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, s के बराबर लिखा था, मतलब वो हमारे पास हीट कैपेसिटी थी, तो मैंने s भी लिख सकता हूँ, s बाय m भी यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखना, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब एक ही बॉडी के लिए, जैसे दोनों बॉडीज आयरन की बनी हुई है, ये भी आयरन की है, ये भी आयरन की है, तो अब देखना क्या रिजल्ट आता है। तो ये जो C है इसकी वैल्यू को अगर मैं स्मॉल c यहाँ लिख दूँ और मान लो मैं फर्स्ट पहले इसके लिए निकाल रहा हूँ C, ठीक है, यही कर देते हैं, मान लो मैं इसके लिए C निकालूँ तो क्या आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय, और साथ में इसका मास कितना है 2 kg, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा, इस तरफ आ जाइए, 2700 डिवाइडेड बाय 6। अब देखना ज़रा, इसको कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0, इसको कैंसिल करेंगे, 6 4 दा 24, 6 5 जा 30 एंड 0। तो आप ध्यान से देखिए कि इसकी वैल्यू C की वैल्यू यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू इसके लिए भी 450 आ रही है और इसके लिए भी 450 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि दोनों के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो सेम आ रही है, चाहे उनका मास अलग अलग क्यों नहीं है, चाहे उनका मास अलग अलग क्यों नहीं है, फिर भी उनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो सेम आ रही है। तो क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये कहती है कि अगर हम पर यूनिट मास की बात करें, यानी कि अगर मैं इस पूरे 2 kg को 1 kg में ब्रेक कर दूं, इसका 1 kg अलग ले लूं और इसमें से भी अगर मैं 1 kg अलग ले लूं, तो दोनों मटेरियल है तो सेम ही है, दोनों मटेरियल है तो सेम आयरन के बने हुए, तो इसके 1 kg का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट लगेगी वही सेम मटेरियल के 1 kg सब्सटेंस की टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो भी सेम लगेगी, 450। तो इसका मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो सेम मटेरियल के लिए सेम होगी अगर हम पर यूनिट मास के रिस्पेक्ट में उसको देखेंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल c इज इक्वल टू एस बाय एम, या फिर आप कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हो s इज इक्वल टू m इंटू सी, तो ये भी यहां से एक रिलेशन बन जाता है। क्लियर होगी इतनी बात, एग्जाम्पल आपको समझ आई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट के ऊपर। तो अब हम बात करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर। तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस का
टेम्परेचर बढ़ाना हो कितना 1 डिग्री सेल्सियस से, तो उसके लिए हमें कितनी हीट की ज़रूरत होगी, उसके लिए हमें कितनी हीट को देना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 मोल हम समझते हैं कि अगर मैं गैसेस की रिस्पेक्ट में बात करूं तो 1 मोल 22.4 लीटर के बराबर होता है एट एसटीपी कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस पे। और अगर मैं 1 मोल वैसे आपसे पूछूं कि एक एलिमेंट के अंदर 1 मोल का क्या मतलब है, कि एक एलिमेंट के अंदर अगर मुझे एटम्स देखने 1 मोल एटम्स कितने होते हैं, तो वो होते हैं एवोगाड्रोस नंबर के बराबर 6.022 × 10⁻23। ठीक है, चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी पता ही है आपको, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अब बेटा नंबर ऑफ मोल्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास ले जाओ ऊपर। एन को हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मैंने एम नीचे लिखा, स्मॉल एम, कैपिटल एम ऊपर ले गया, तो ये एक फॉर्मूला आपका ये भी यहाँ से बन जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात। तो साथ में हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर में कोई गैस है और मुझे उस गैस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसके लिए मैंने कुछ हीट उसको दी। ठीक है, और मुझे क्या लेना है, इसके 1 मोल लेना है, मतलब मुझे इसका 1 मोल के अकॉर्डिंग जो है अपनी हीट को देना है। कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट वहां पे होगी, तो फॉर्मूला इसका ये बनेगा। ठीक है, साथ ही में डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैपिटल सी इज इक्वल्स टू एम अपॉन एम एस। तो एस क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी। एस क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी। उसके बाद हम इसी केस को जो हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसको हम सीपी और सीवी के केस में भी पढ़ते हैं, जिसमें हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसमें हम एक केस में प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, और दूसरे केस में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं और प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये केसेस हम अपनी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर में या फिर थर्मोडायनामिक्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।